हमेशा क्वालिटी अगर अच्छी है तो इतना मतलब इरिस्पेक्टिव आपकी कितनी क्वांटिटी है, अगर आप कंसिस्टेंट हो उस पर तो आप कर ले जाओगे। कि ये मनरेगा का मजदूरी नहीं है कि आपको घंटे के हिसाब से दिहाड़ी मिलेगी। आई फेल्ड एट एवरी स्टेज। आई फील एट एवरी स्टेज dejection hits very differently. How do you see the importance of luck in this exam? Those people worked hard. There were 10,000 people like them who probably worked just as hard. कुएं का मेंढक बोलते हैं ना, वो वाली हालत हो जाती है कि हमको इसके बाहर दुनिया नहीं दिखती है। Good evening, everyone. Today we are joined by Mr. Apurv Dixit. Apurv is a rank 11 Indian Forest Services officer. He has secured that rank in 2021. Prior to that, Apurv has given 5 UPSC civil services attempts also, where he has cleared mains 3 times and interview 1 time. Apurv, thank you for joining us. Thank you for taking out your time and joining us. Thank you so much. Thank you so much, Saket. Right. So the agenda for the meet is timetable management, consistency that our students usually face during UPSC preparation. So we would like to know from Apurv how he tackled such problems during his preparation journey. It has been a long one indeed, and we will ask our audience to post questions at the end. You can do that by raising your hands. We will make this conversation in English, Hindi and English both. So just in case if you want us to switch, you can inform us via chat. Right. So Apurv, welcome once again. Thank you so much. Right. Apurv, मुझे ऐसा सुनने में आया है या पता चला है कि आपने प्लेसमेंट स्किप कर दी थी अपने कैंपस प्लेसमेंट में। आप IIT IISM से निकले, आपने IIT IISM की प्लेसमेंट स्किप की। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये करेज दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये डिसीजन कितना बड़ा था, इस IIT की प्लेसमेंट स्किप करके सिविल सर्विसेज में बैठना और एक अनसर्टेनिटी वाले फेज में घुसना, जहाँ पे ये बहुत क्लियर नहीं है कि हम क्या करेंगे या कैसे होगा। तो कैसे आपने ये डिसीजन लिया और क्या हमें ये डिसीजन लेना चाहिए या जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शुड वी टेक दैट डिसीजन, शुड वी स्किप आवर प्लेसमेंट, क्या कहेंगे? ओके, तो सबसे पहले जैसे अगर मुझसे अभी पूछिए कि 6 साल पहले जो ये डिसीजन लिया था तो ये कितना बड़ा डिसीजन था, तो आई वुड से इट वाज अ स्मॉल वन। मतलब हाइंडसाइट में 6 साल की हाइंडसाइट में मेरे को लगता है ठीक है, मतलब आई हैव टेकन मच मोर डिफिकल्ट डिसीजन राइट नाउ, ठीक है। तो बट बैक देन जब कॉलेज में थे 2016 में, तो मैं फाइनल ईयर में थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर रहा था। तो क्योंकि आप जब IIT से होते हो तो थोड़ा सा घर वालों की एक्सपेक्टेशन और होप्स होती है कि IIT से अब तो प्लेस हो जाएगा और वो सेटल होता है ना कि सेटल हो जाओगे अब तो वैसा तो हमेशा से था। तो मैंने प्लेसमेंट लिया था, फॉर दैट मैटर मैंने एक इंटरव्यू लिया था कि घर वालों को एटलीस्ट शांत करने के लिए एक प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट आई गॉट द प्लेसमेंट ऑफर। आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि ठीक है प्लेसमेंट है मेरे पास, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ चॉइस दैट आई एम एंटरिंग इनटू दिस एग्जामिनेशन, इट्स बिकॉज आई रियली वांट टू डू इट, आई एम एंटरिंग दिस एग्जामिनेशन। अब जो आपने सेकंड पार्ट जो पूछा था कि क्या लोगों को ये चॉइस लेनी चाहिए, मुझे लगता है ये डिसीजन बहुत इंडिविजुअल पे बेस्ड होता है, उसके बैकग्राउंड पे बेस्ड होता है, उसके किस जगह से आ रहे हैं, हाउ मच मतलब कितना टाइम लेके आप आ सकते हो, कैन यू सर्वाइव द फाइनेंशियल ब्रंट। क्योंकि ऑब्वियसली मतलब इन माय केस माय पेरेंट्स वर रियली सपोर्टिव, बट और इवन फाइनेंशियली फॉर्चुनेटली आई वाज इन गुड हैंड्स। तो आई वुड से कि मतलब मेरे लिए डिसीजन लेना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीबडी एल्सेस। ऑल्सो मुझे लगता है कि मेरे पास हमेशा वो जो डिग्री की वजह से बोलिए या सीनियर्स के सपोर्ट की वजह से बोलिए, आई ऑलवेज हैड दिस इन माय माइंड कि जिस दिन मुझे लगेगा कि I don't want to prepare anymore, the moment I decide to go back into the corporate sector or the moment I decide to switch to private sector, बहुत difficult नहीं होगा। It will take some time, like 1-2 months, but मुझे लगता था कि I can always go back there। मतलब वो जो लाइन है वो मेरे लिए क्लोज नहीं हो रही है कभी। हालांकि over the years that line eventually I felt कि बहुत दूर चली गई है, बट अगेन एट नो पॉइंट मेरे को लगा था कि मुझे जॉब मिलना इज सच एन इशू। बट अगर आपको थोड़ी भी इनसिक्योरिटी है इस चीज को लेके कि आपका प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, मतलब आपको जॉब लगेगी नहीं लगेगी, तो मुझे लगता है कि वो रिस्क ले, मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं दिक्कत है तो आप ले लो प्लेसमेंट, आप साथ साथ पढ़ते रहना। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यू कैन बैक योरसेल्फ और आप करोगे, तो देन यू कैन टेक द डिसीजन अदरवाइज।
तो what इंडिविजुअल पे डिसीजन है ये? राइट, ये डिसीजन बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होता है कि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड होता है कि उसको जॉब के साथ प्रिपेयर करना है या बिना जॉब के साथ प्रिपेयर करना है। और हमने सारे टाइप के केसेस जर्नी में देखे हुए हैं, एक कोई सेट फॉर्मूला तो नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करने का अब तक का। True. आप ये बताइए अपूर्व कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ, एक क्वेश्चन हमारे पास बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है, वो कंसिस्टेंसी का होता है, टाइम मैनेजमेंट का होता है। वर्किंग एस्पिरेंट कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता है, और जो दिन भर प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो कहते हैं हमारे पास टाइम तो बहुत है लेकिन हम उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम शायद उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं जितना हमें पढ़ना चाहिए। हम पूरा दिन बैठे हैं लेकिन 2 ही घंटा पढ़ रहे हैं, 4 ही घंटा पढ़ रहे हैं। कितने घंटे पढ़ने चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? ये मिस्ट्री आप बताइए हमारे ऑडियंस को और हमारे स्टूडेंट्स को। जो घंटे वाली बात होती है ना, इसमें मुझे एक बहुत पुराने किसी एक टॉपर ने बोला था कि ये मनरेगा का मजदूरी नहीं है कि आपको घंटे के हिसाब से दिहाड़ी मिलेगी। आप जितने घंटे दोगे, ये घंटे क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी की बात है। तो मैं बोलूंगा कि क्वांटिटी मतलब हमेशा क्वालिटी अगर अच्छी है तो इतना मतलब इरिस्पेक्टिव आपकी कितनी क्वांटिटी है, अगर आप कंसिस्टेंट हो उस पे तो आपका मतलब आप कर ले जाओगे। मैंने मेरे रूममेट्स रहे, आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू हैव अ वेरी वंडरफुल सेट ऑफ रूममेट्स। वन ऑफ देम इज इन डैनिक्स, 2 आर इन आईएएस। तो मैंने बहुत टाइप के सिलेक्शंस देखे हैं। आई कैन टेल यू, आई हैड वन रूममेट जो शायद 6-7 घंटे पढ़ते थे बट कंसिस्टेंट पढ़ते थे, निकाल ले गए। एंड आई हैड अ रूममेट जो 15 आवर्स 14 आवर्स देता था एंड वो भी निकाल के ले गया। So that is why I feel like I had all, like it doesn't matter how much time you give, it depends on how many quality hours you give. Right. So we have questions. We have an audience who is asking us to use English also. So I'll do that. we will do that. We will Akshata, we will keep the conversation in English also. Right. So consistency, as he said, depends on individualistic factors again, and there is not a set formula to do this. Sir, after your second prelims failure, you said that your first attempt was undercooked. You were undercooked when you gave your first prelims, and in your second attempt, you worked a lot, but you could not qualify for the second consecutive prelims. And Right. and of course, after not clearing 2019 attempt, reaching the interview stage, and not seeing your name in that list, how dejected can a person become, and what was your feeling back then? I think in at every stages, I failed at every stage, be it prelims, be it mains, be it interview. So I feel at every stage, dejection hits very differently. I think as you said, like first prelims was like that was one forgivable prelims. After studying for 1 year and then not clearing prelims, that was kind of harsh, and that too I missed pretty narrowly. So that was harsh. But I think again, it's always important that to switch off. I mean, there would be results again in this exam right now. I speak from the right side of the line. I would still say there's a huge element of luck here, and I feel very lucky to be on the right side. I've missed so many interviews, mains, and prelims so narrowly that I feel it could have very easily I've been on the other side. Really facing mains failure in 2020, that was one of the most difficult times that I had, because that was when I felt I had improved upon the preparation. जब मेरा interview call आया था, उससे मैंने बहुत improve कर ली थी preparation. But I somehow, because of stress, I would say, because of pressure, I think I could not perform to the levels at which I expect myself to operate at. So that main failure was I think the most difficult, the most challenging part. But again, it's important that you switch off. It's important that you fall back on your basics, why you are doing this. And and like one of the things that happens to a lot of people is that there comes a failure in everybody. Like in this examination, there's a very few people who clear it in the first attempt. There are many people who see a lot of failures. One of the biggest issue that somebody has is, once you fail, you just come back and sit then the next day. I don't think that is how that preparation should work. I think that's not how you take the decision कि आपको next attempt देना है कि नहीं देना है. I think one should be very blank, very open to all the possibility, and then decide that you want to give that one another shot, or you want to take that another plunge, and only then take the decision. So I have seen failures at lots of stages, switching myself off and falling back on my family and friends. I think that helped me. Right. Apurv, you mentioned luck so many times in your answer.
ये लक क्या है इस एग्जाम में। ऐसा भी होता है कि क्या करना होता है, या हार्डवर्क करना होता है, या सही टाइम पे सही चीजें करनी होती है, या इट्स ऑल अबाउट योर लक। वी सी पीपल क्लियरिंग in the first attempt at the age of 22, simple graduates coming from humble background. They have each and every possibilities in UPSC civil services exam. So people sometimes don't know what it takes to become an officer. So how do you see the importance of luck in this exam? कैसे देखते हैं सी आप उसे? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जो हो गए हैं वो मतलब उनको लक ही साथ दिया था। डेफिनेटली इट्स नॉट ओनली लक, ठीक है। जितने भी बच्चे, जितने भी सॉरी जितने भी लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू फाइनल लिस्ट में पहुंचे, ईच ऑफ देम वर्कड हार्ड, ठीक है। बट देयर, इफ दोज पीपल वर्कड हार्ड, देयर वर 10,000 पीपल लाइक देम हु probably worked just as hard. So I'm not saying that those who have qualified have not worked out. It's not that it was their luck. But just other than just the hard work, luck plays a huge part in this examination. We talk a lot about the demographic dividend, the very pride of demographic dividend. One of the biggest issue with demographic dividend is like we face the competition. We face one of the toughest competition right now. Our ancestors didn't face this because they didn't have that much population, and probably our children would not face this because by then the population would have reduced. So, and India would have probably had more qualified jobs as well, more quality jobs as well. So this is the toughest exam you are facing. There are only limited seats, and it's very unfortunate that we can only have limited number of people qualifying. So those who have qualified are definitely have worked hard, but there's a huge element of luck also involved that took them just a little bit. For example, just to tell you, in this prelims itself, in the forest prelims, I had my prelims score was 101.01. I cleared prelims, forest prelims by 1.35 marks. Just one question there, and I would have probably been sitting in a corporate and not speaking to you here like this. It's a very minor, very thin margins, and I feel very bad for people. I feel a lot for those people who just missed that thing very narrowly. It was not in their hand. It's just the hard luck that played this part. So I feel very lucky to be on this on the right side of the line, and I could comfortably been on the other as well. That's so right, Apoor, that that's the unpredictability of UPSC, that how one marks, one question, one answer can change things here and there, right? So Apoor, हम ये भी देखते हैं बहुत ज्यादा कि जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट होते हैं वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं सोशली, इमोशनली, और उनको लगता है कि अगर हम ये बात अपना व्हाट्सएप बंद कर लेंगे, अपना फेसबुक बंद कर लेंगे और एक रूम में बैठ के पढ़ते रहेंगे और 2 साल किसी से बात नहीं करेंगे तो एग्जाम हो जाएगा। एटलीस्ट ऐसा सिखा दिया जाता है या मिथ बना दी जाती है कि इसमें जितना पढ़ोगे आइसोलेटेड होके वैसे ही क्लियर होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस उतना ही कम होता जाता है। और जब ट्रांजिशन करने की बारी आती है, जैसे आप भी कह रहे हो, आप कॉर्पोरेट सेक्टर जा सकते थे, आप बेशक जा सकते थे, बट आप उस एनर्जी के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा पाते जिस एनर्जी के साथ आप 2016 में जा पाते। तो आपको क्या लगता है कि ये करना चाहिए क्या हमें? एक पॉइंट के बाद ही करना चाहिए, अपने आप को आइसोलेटेड रखना चाहिए, हर चीज में एंगेज होते रहना चाहिए? आपका क्या? I am very much against isolating yourself. जब आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, आपको लग रहा है कि आप 2 साल बाद 2 साल कमरे में बंद रहेंगे और 2 साल बाद IAS निकलेंगे, तो ये नहीं होगा। ये एग्जाम आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, आपकी लाइफ नहीं हो सकता। योर लाइफ डजंट स्टॉप, ठीक है। तो आपके जितनी भी चीजें हैं, मतलब आपके जितने भी अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, आपका ये फैमिली होती है, आपकी फ्रेंड्स होते हैं, आपकी हॉबीज होती हैं। देखिए, ऑब्वियसली प्रीलिम से 3 महीना पहले और से लेके मेंस तक, दो 6 मंथ्स का जो पीरियड होता है, डेफिनेटली उसमें फुल आइसोलेशन तो उसमें भी नहीं बोलूंगा। आई एम अ प्रीटी सोशल पर्सन, बट आई वुड से ऑब्वियसली उसमें आप यू आर पुटिंग इन 12-13 आवर्स, देयर इज वेरी लिटिल टाइम फॉर अदर थिंग्स। बट अदर देन दैट, आई थिंक दिस UPSC preparation allows you that time to have this freedom to think, just go outside. And again, for me, I think one of the reasons that my confidence didn't get affected is because I was constantly checking, constantly interacting, and constantly seeing what my options are if I don't have this. Like I was constantly keeping an eye on, keeping a look on कि if I don't clear this, कि अच्छा अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो मैं सीनियर से फोन करूंगा, सर अगर मुझे आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, then he will tell me कि like do this do that, and I was like I would say कि हाँ ठीक है, 3 महीने में अगर आप 3 महीने में एक ऑप्शनल खत्म कर देते हो, एक ऑप्शनल ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है,
किस बात का डर है? एक स्किल सेट तो ऐड करना है, 2 स्किल सेट ऐड कर लेना, 3 कर लेना, मेक योरसेल्फ सो स्किल्ड दैट देयर इज नो कंपनी दैट कैन रिजेक्ट यू. सो अगेन इट्स ऑल अबाउट हैविंग दैट कॉन्फिडेंस दैट आप कर ले जाओगे, बट आइसोलेट करना इज नेवर गोइंग टू हेल्प यू. यू आर क्लोजिंग डाउन योर ऑप्शंस, यू आर मेकिंग, वो जैसे कुएं का मेंढक बोलते हैं ना, वो वाली हालत हो जाती है कि हमको इसकी बाहर दुनिया नहीं दिखती है. मैं जिस दिन इससे बाहर निकला था, आई थिंक आई वाज कॉन्स्टेंटली मूविंग, हॉपिंग इन एंड आउट. I think it showed me the world around me, and it showed me that the kind of opportunities that are available right now. Trust me, if you're good, there is no company that is going to reject you. There's no place that is going not that does not want to have you. I think these are golden words, really, that if we can complete an optional in 3 months, why can't we upgrade ourselves to the skills corporate want? And this is what people don't understand. But corporates also should understand where we are coming from, right? We are giving so much time to this exam. We need time to upgrade ourselves. We have lost our confidence. So this should go both the ways, right? Right. But one of the, I think one of the things is also like UPSC that teaches us inadvertently is the hard work. We are prepared to put in so much amount of work. Trust me, I have had my results like 20 days after my result. I'm hardly sleeping 6 hours. I'm constantly working throughout the day. It just comes very naturally after a point. You are supposed to work 10, 12 hours. I think nothing less than that would, make me satisfied. So I think that inadvertently that it teaches you so much hard work that I think it doesn't go away. And those corporates know that we are getting people who are very sincere and who are ready to put in hard yards. Yeah, I would request our participants to type down their questions meanwhile. We have this discussion going on so that we can select few of the questions that we can ask to Apoorv at the end. Please don't raise your hands. You can type down your questions. आप अपने questions type down कर सकते हैं. हम अपूर्व से जब तक बात करते हैं और ये end में हम उनको लेंगे. कोशिश करेंगे जितने ले सकते हैं. Right. अपूर्व, एक phase आता है negativity का, जब लगता है कि एक मेंटोर की जरूरत है, एक गुरु की जरूरत है, गुरु मेंटोर जो भी कह लो इसको, कि हमें सही राह कोई दिखाए, हम इसको कैसे अप्रोच करें. या जब हम अटक जाते हैं, हमारे भी एक स्टार सर हैं, सजल सर हैं जैसे सिविल जेली पर, वो भी यही करते हैं, और भी हमारे बहुत सारे मेंटोर्स हैं सिविल जेली पर जो ये काम करते हैं. जब बच्चे अटक जाते हैं, उनको डायरेक्शन नहीं दिखती है, तो वो मेंटोर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में सिविल? Definitely, matlab it can reduce the number of years. For me, I think one of the biggest reason it took me so long. I think in first 2 attempts I was a little lost. I mean, if now obviously I'm speaking with the benefit of hindsight, but I think in the I'm sorry, in the beginning of the attempts, like if somebody told me like this is the book you're supposed to read, I will get that book, I'll read that book entirely. But I think that is not how this preparation works. You have to be very focused. You have to be very much in the line with the way what exam is demanding. So I think that is where a mentor can come, and that is when you can guide you. And again, that mentor can be anywhere. It could be a person sitting right beside you like I was studying in library in Delhi. So I think the person right beside me, I think one of the reason I'm in the forest service examination, because the person right beside me told me like this is something that could be done, and it seemed to I could do it. So definitely mentor plays a very good part, as long as you can trust the mentor and as long as the mentor is available to you. Right. So Civil Daily will provide you mentors which you can trust. Okay, Apoorv, one question that comes into my mind is that why didn't you opt for state PCS? Why did you go for Indian Forest Service instead of state PCS? अगर आपको IAS बनना था, IPS बनना था, तो आप SDM DYSP टारगेट क्यों नहीं किया आपने, और आपने IFOSC क्यों चुना? इसके पीछे कोई खास वजह? I think एक तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में लोगों को पता नहीं होता है. Like what this service has to offer is absolutely unparalleled. It cannot be compared to an SDM or a DSP. It's an all India service. It is an equivalent rank to an IAS, to an IPS. And and what happens was, for me, one of the biggest reason was I was very strong in prelims. Like after my first 2 failures, I was so scared of prelims that I put in so much work that after that I was scoring very well in prelims. Like for the past 3 years, I've been scoring at least nearby the forest cutoff. I was civils cutoff. I will clear. I had cleared for the 3 times consecutively and very easily, comfortably, with a comfortable margin also. So because prelims came very naturally to me, I felt for me forest service was a natural one, because forest में prelims के लिए सबसे बड़ी fight होती है. मतलब if you can prelims forest का pre-clear कर लो ना, there's a very good chance that you will be able to make it through.
state features. Otherwise, in because in forest service the same course is there. In state features, I never got myself. Somehow the timing didn't fit, and whenever I used to study that in the state features, it's a very fact-based prelims. In that fact-based prelims, I was not somebody who was, who would remember that sharpest fact. I would rather use my mind to get to the answer rather than directly dealing with the answer. So those fact-based prelims, I always found it tough. So I think forest service came as a natural choice to me. And on any day, it is better than most services that you will going to get in civil services, other than other than IAS, or maybe for to some people IPS also. I didn't used to opt for IPS. So for me, the only upgrade over this is an IAS and no other service. Absolutely right. It again boiled down to an individual choice, True. What he considers better in life. Okay, so we have many questions coming up. I'll try to merge some of them. वन बहुत बड़ा क्वेश्चन एक यही है कि आपने कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की, और आपने जो इतने सारे सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है, डिवीजन कैसे किया उसका, कितना कुछ पढ़ना है, उसको कंसिस्टेंटली पढ़ना है, ये दूसरा, एक तो पढ़ना है, दूसरा कंसिस्टेंटली पढ़ना है, ये कैसे किया? तो मैं पहले कंसिस्टेंसी वाले पार्ट पे आता हूँ. आई रिसेंटली रेड दिस बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स. ठीक है, तो उसमें कुछ मैंने सीखा था, and I felt I had been applying this particular thing throughout my life. Like one of the thing with me was I am for example, in library I'm supposed to read the very thing that you're showing up every day at the same time. It's that in itself says a lot about your personality. I am one of those who will do that task repeatedly every day without fail. So again, reaching library, it became a quirk for me. Like if my name is not the first name on the register in the library, I felt let down. कि मुझे लगता है कि कुछ तो मैंने गलत कर दिया है आज. ठीक है, तो वो कॉन्स्टेंटली होता है ना कि आप एवरी डे यू कीप ऑन रिव्यूइंग योरसेल्फ कि okay, how much did you do well today? Like there was this ritual I had, like whenever I'm going back to the library from library to home at night, I constantly keep that did you do justice to your time today? I think this came very naturally to me, and I felt ki if the answer was no, I would make sure that next day I was putting it right. So and again, there was this habit of me of writing down ki how my day went. So again, I was journaling, I was calculating everything. Ki haan, if like I would rate myself on a 5-star day. So if my day was a 3-star day, I would question why where was the 2-star, and I will make sure ki next day I give a 5-star day. So that is how I used to ensure कि मैं consistent रहता हूँ. I used to journal a lot. मतलब मैं एक अपना टाइम क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे आई थिंक प्रॉब्लली पिछले 6 साल का मुझसे पूछोगे किसी दिन का ना, आई विल एबल टू टेल यू एग्जैक्टली मैं उस दिन क्या पढ़ रहा था, बिकॉज दैट इज हाउ मच आई यूज्ड टू जर्नल दिस. तो मुझे लगता है वो काफी हेल्पफुल था मेरे लिए कंसिस्टेंसी में. आपने बाकी बात करी सब्जेक्ट की डिवीजन की, तो इसमें मुझे लगता है कि हमेशा ऐसा होता है कि जब भी आप सब्जेक्ट को आप उस वक्त जो पढ़ रहे हो ना, उस वक्त एक आध सब्जेक्ट पे फोकस करो, जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो. जैसे भी अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, ऑप्शनल पढ़ रहे हो, ये जनरली साथ में चल रहा होता है. आपके कुछ पार्ट ऑप्शनल को जा रहा होता है, कुछ पार्ट पॉलिटी को जा रहा होता है. तो अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो जस्ट फोकस ऑन पॉलिटी एंड फॉरगेट द रेस्ट. आप उसको रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करो. बट अगेन अगर आप उसको सोच रहे हो कि यार हिस्ट्री कैसे करूंगा, इट विल कम. जस्ट बी पेशेंट. एक बार में एक ही काम करो, जस्ट फोकस ऑन दैट. हर चीज का समय आता है. हिस्ट्री 3 महीने बाद पढ़ोगे, फिर से पढ़ेंगे, रिवाइज कर लेंगे. बट ऐसा तो है नहीं सब कुछ एक साथ लेके चल सकते हो. इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. बट हैव कॉन्फिडेंस इन योर स्ट्रैटेजी कि अगर आपने टाइमलाइन बना रखी है, आपने स्ट्रैटेजी बना रखी है, उस टाइमलाइन उस स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ दिस वर्क्स. अगर आपको लगता है कि ये वर्क नहीं करता, आस्क योर मेंटर कि सर ये फॉलो कर रहा हूँ, इज इट फाइन? इफ दे से यस, इफ दे ट्वीक, देन जस्ट वर्क अपॉन इट. राइट. ये सर ने कहा टाइम टेबल पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, और अपूर हैज प्रॉमिस्ड अस दैट ही विल कम बैक अगेन एंड हमारे साथ ये ऑफलाइन शूट करेंगे, जहाँ पे ये बताएंगे, एक प्रॉपर टाइम टेबल बताएंगे लोगों को, और वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए भी बनाएंगे और फुल टाइम एस्पिरेंट्स के लिए भी बनाएंगे. अपूर हैज प्रॉमिस्ड अस दिस, सो डोंट वरी अबाउट टाइम टेबल. अपूर विल डेफिनेटली जॉइन अस अगेन वेयर ही विल टेल अस अबाउट टाइम टेबल. अपूर, एक जनरल टेम्पलेट आप इनको हमारे स्टूडेंट्स को बना के दीजिएगा. बहुत सारे क्वेश्चन टाइम टेबल पर हैं. I will definitely do that. It will be my honor. जिसमें सब कुछ फिट हो जाए, और जहाँ पे ना I'll try my best. एक क्वेश्चन है सर, इतने हेक्टिक टाइम टेबल के साथ मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाती है, और मेंटल हेल्थ आजकल बहुत इग्नोर्ड सब्जेक्ट भी है और बहुत ओवर डिस्कशन में भी है. मतलब इसका जितना डिस्कशन होना चाहिए सही तरीके से वो नहीं होता है, या तो ज्यादा हो जाता है या बहुत कम होता है, इग्नोर हो जाता है. भारत में इग्नोर हो जाता है, इंडिया में ज्यादा डिस्कस हो जाता है.
तो ये इस एस्पेक्ट पे आप कितना टच करना चाहेंगे? मेंटल हेल्थ का क्या जरूरी है? मेंटल हेल्थ खासतौर पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जर्नी में एक मेंटल हेल्थ है, दूसरे और एरियाज ऑफ लाइफ में वो तो ठीक है, अपनी जगह है, बट इस एग्जाम में मेंटल हेल्थ क्या है, कितनी रेलेवेंट है, और हमें उसको कैसे ठीक करना चाहिए या स्टेबल रहना चाहिए? देखिए मेंटल हेल्थ इज मतलब उसको कितना ही मतलब कितना मैं बोलूंगा वो कम ही पड़ेगा, ठीक है। ट्रस्ट मी, एग्जाम आता जाता रहेगा, सब कुछ आता जाता रहेगा। जो आपकी फिजिकल बॉडी एंड योर हेल्दी माइंड इज द बिगेस्ट असेट यू हैव, एंड इफ यू डोंट रियलाइज दिस, आज दो जिनको इन सब में दिक्कत होती है। देयर आर पीपल मेंटली, आप इस एग्जाम में इट कैन बी टॉर्चरस एट टाइम, एंड मतलब अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हो, अगर आप इसको नहीं ले पा रहे हो, इट बिकम्स अ बिग इशू। आई मीन आप पटेल नगर से लेके राजेंद्र नगर तक, हेयर फॉल से लेके पीसीओडी, आई थिंक इट इज सो कॉमन बिकॉज ऑफ द सेम स्ट्रेस दैट वी फेस इन एवरी डे। मतलब हर दिन आप वो स्ट्रेस जा रहे होते हो, सो ऑब्वियसली स्ट्रेस आएगा, बट स्ट्रेस को उसको बैठ के शांति से सुनते लेते रहोगे ना, तो वो स्ट्रेस बढ़ेगा, और जितना आप अपने आप को आइसोलेट करोगे, इट जस्ट क्रिएट्स मोर स्ट्रेस। तो मुझे हमेशा लगता है कि अगर आपको स्ट्रेस से डील करना है ना, कभी भी उसमें उसका फोन और इंटरनेट इलाज नहीं होता है। हमेशा जस्ट अपने सपोर्ट सिस्टम, एक सपोर्ट सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए घर, मेरे पेरेंट्स थे, मेरा भाई था, मेरे फ्रेंड्स थे। आई मीन कॉन्स्टेंटली, इवन आप जितना भी टाइम हो जाए, इरिस्पेक्टिव रिजल्ट क्या आ रहा है, आपका प्री नहीं हो रहा, मेंस नहीं हो रहा, इंटरव्यू नहीं हो रहा, डजंट मैटर, दोज पीपल वर देयर फॉर मी। अगर आपके मतलब कुछ फ्रेंड्स होते थे, आई थिंक आई वाज स्पोकन टू देम एवरी थर्ड डे, एवरी फोर्थ डे, कि यार दिक्कत हो रही है, एंड जस्ट टॉक अबाउट इट। there is no way that you should be shying about it. If your issue is even अगर आपको और ज्यादा इशू लगता है, प्लीज फील फ्री टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आज की तारीख में फ्री हेल्पलाइन अवेलेबल है। अगर आपको पैसे की दिक्कत लगती है, जस्ट टेक हेल्प। प्रोफेशनल हेल्प लेने में हमको शर्माना बिल्कुल नहीं चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, देयर आर टाइम्स, मेरे लाइफ में जिस यूपीएससी जर्नी में बस एक छोटा सा फेज था जिसमें आई फेल्ट कि आई एम मेंटली वेरी ट्रबल्ड, and that phase, it made me push this exam away from me. मतलब I think अगर लास्ट ईयर का प्री ना क्लियर होता, I would have definitely quit this exam, because I think उस प्री के पहले मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा था। तो जब तक इस एग्जाम को खुशी खुशी कर सकते हो करो, अगर नहीं कर पा रहे हो, देयर आर 10,000 बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ। इट इज जस्ट अ जॉब। मुझे पता है मेरी डिफिकल्ट पोजीशन, मैं लाइन के इस पार आके बोल रहा हूँ कि भाई ये जस्ट जॉब है, तो कोई पूछेगा सर आप भी तो कर रहे थे 6 साल से। मुझे जिस टाइम पे लगा था ना मेरी मेंटल हेल्थ पे इश्यूज है, और ये लास्ट ईयर प्रीलिम्स के बाद है, आई परफेक्टली रिमेम्बर कि प्रीलिम्स के अगले दिन मैंने आके बोला था कि आई विल जॉइन कॉर्पोरेट, आई एम डन विद दिस एग्जाम। अगर वो प्रीलिम्स क्लियर ना होता, मैं शायद नहीं कर रहा होता ये चीज। तो अगेन इट जिस भी पॉइंट पे मेरे को लगा था कि आई कांट, आई रियली इट इज टेकिंग अ टोल ऑन मी, जस्ट क्विट, एंड देयर आर सो मेनी बेटर थिंग्स टू डू, यू विल डू ग्रेट इन लाइफ। राइट, as you said, there are so many better things to do as well. कोई बहादुरी नहीं, कोई अवार्ड नहीं दे रहे हैं, मेडल नहीं मिल रहा है कि बस यही देते जाना है, मतलब भारत रत्न नहीं मिल जाएगा कंटिन्यूअसली देने में। हाँ, ओके। एक क्वेश्चन है अपूर्व, बहुत ज्यादा जो पूछ रहे हैं कि एक तो आंसर राइटिंग कैसे करें, ऊपर से नोट मेकिंग की क्या रेलेवेंस है, और ऑप्शनल और जीएस को कैसे मैनेज करें। ये 3 क्वेश्चन को मैंने मर्ज किया है, कोशिश की है बहुत सारे क्वेश्चंस में से इन 3 को मर्ज कर दूं। एक तो नोट मेकिंग कैसे करें, एक आंसर राइटिंग की क्या वैल्यू है, कब स्टार्ट करना चाहिए, प्रीलिम्स से पहले या मेन प्रीलिम्स होने के बाद, और ऑप्शनल और जीएस में कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। देखिए जो तीनों क्वेश्चन है, आपने थोड़े से बहुत बड़े बहुत ब्रॉड क्वेश्चन पूछे हैं। आई कैन स्पीक ऑन देम, आधे घंटे में अलग अलग इंडिविजुअली बोल सकता हूँ। तो प्रॉब्ली अगर कोई इंडिविजुअल सेशन होगा, मैं उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ कि नोट्स कैसे बन सकते हैं, कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए, और तीसरा आपने क्या पूछा था, ऑप्शनल जीएस को कैसे मैनेज करें। हाँ, तो कितना टाइम जीएस को दे, कितना ऑप्शनल को दे। राइट, मैं बहुत ब्रीफली मैं बात कर सकता हूँ इसमें। देखिए नोट मेकिंग, अगेन जैसे इट्स अ ह्यूज टॉपिक टू से कि आप नोट मेकिंग कैसे करें, बट हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी नोट्स है ना, वो आपके खुद के होने चाहिए। हमेशा वो नोट्स थोड़े एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए। वो बड़ी बुक को छोटी बुक बनाने का तरीका काम नहीं करना चाहिए कि आपने लक्ष्मीकांत के नोट्स बना के आपने एक छोटी लक्ष्मीकांत तैयार कर दी, ये काम मत करिएगा। तो नोट मेकिंग में जस्ट बी वेरी स्पेसिफिक कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग व्हाट नीड्स टू वर्क फॉर यू, और उस हिसाब से आप नोट्स बनाइएगा। So that is number 1 for note making. In answer writing, as far as how to write answer, again, I can talk a lot about it. I can go on and on about कि कैसे आंसर लिखना है. But I think
जो आपने इसको आपने ये भी पूछा था कि कब चालू करनी चाहिए, आई थिंक ये बहुत इंडिविजुअल पे है। इफ योर प्रॉब्लम इज आर्टिकुलेशन, कि अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, देन मे बी आप थोड़ा पहले चालू कर सकते हो। बट इफ यू आर गुड एट एक्सप्रेसिंग, इफ यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, इफ यू आर गुड एट राइटिंग, देन मे बी आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लोगे, थोड़ा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, तब आप बेटर कर पाओगे। तो अगेन थोड़ा सा इंडिविजुअलिस्टिक हो सकता है, बट अगेन आंसर राइटिंग इज अगेन अ ह्यूज टॉपिक इन विच हम बहुत डिटेल में चर्चा कर सकते हैं कि हाउ टू राइट एन इंट्रो, हाउ टू राइट एन कंक्लूजन, बॉडी कैसे करे। एंड आई ऑल्सो फील कि उसमें बहुत स्ट्रक्चरिंग होती है, एंड दैट स्ट्रक्चरिंग शुड कम वेरी वेरी ऑर्गेनिकली रादर देन कोई सिंथेटिक आप स्ट्रक्चर सोच के जा रहे हो, एंड इट कम्स वेरी नेचुरली। तो आई कैन शेयर दैट एज वेल। और तीसरा आपने पूछा ऑप्शनल जीएस कैसे मैनेज करें। देखो हर एक की टाइमलाइन होती है। लाइक इफ आई गिव यू अ वेरी ब्रॉड टाइमलाइन राइट नाउ, कि लेट्स से अगर आप नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए एम कर रहे हो, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी ऑप्शनल। द रीजन आई एम सेइंग सो कि आपका, मैं ट्रांजिशन बताता हूँ कि अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर आप ऑप्शनल अच्छे से फोकस करो। Focus, give major part of your time to optional and make sure you are hitting that 250 marks in the test series, कि मतलब आपके एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ। Then comes there's a period जब आप थोड़ा सा स्विच कर रहे हो हल्का सा जीएस पे फोकस करने का। देन जीएस के बेसिक सब्जेक्ट्स करो, एंड देन स्विच टू एक महीना जीएस के बेसिक सब्जेक्ट करो, देन स्विच टू जीएस 1 2 3 4, और 2-2.5 महीने में उसको खत्म करो जीएस के। एंड दैट इज व्हेन यू आर रीचिंग जनवरी, and when you are reaching January, it's a good segue into the prelims preparation। अगर May 28 को आपका प्रीलिम्स है, 3 महीने पहले से आप प्रीलिम्स को आपको दे देना चाहिए। मतलब आइडियली आज का प्रीलिम्स बहुत डिफिकल्ट हो गया है, तो 3 महीने मुझे लगता है आपको दे देना चाहिए। देन उससे पहले मेंस की प्रिपरेशन से आप सीधे प्रीलिम्स में जंप करते हो, दैट्स अ गुड ट्रांजिशन आल्सो। तो आपके पास ये टाइमलाइन होनी चाहिए कि राइट नाउ इज अ गुड टाइम टू फोकस ऑन ऑप्शनल, एंड ग्रेजुअली यू कैन, आप ऑप्शनल छोड़ नहीं रहे हो, आप अपना ऑप्शनल ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर फेब मार्च तक लेके जा रहे हो, बट आप ऑप्शनल में समय कम करते जाके आप जीएस बढ़ाते चले जाओ, एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। आप हर समय हर चीज कैरी नहीं कर पाओगे। राइट, सो अपूर्व हैज आंसर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस आल्सो, कि बहुत सारे सवाल थे हमारे कि 2023 की तैयारी अभी से कैसे करें। तो अपूर्व ने बहुत बहुत ब्रीफ में आपको बता दिया है कि ऑप्शनल कितना करना है, और फिर जीएस पे कब शिफ्ट करना है, और प्रीलिम्स कब से शुरू करना है। तो आई थिंक इससे बहुत आइडिया हो जाएगा जो 2023 में बट अगेन ये सब पे इंडिविजुअली बहुत ज्यादा बोला जा सकता है, अगेन देयर इज अ ह्यूज मतलब जगह है इसमें बात करने के लिए। करेक्ट, इस पूरे यूपीएससी में हर चीज इंडिविजुअलिस्टिक ही है, हर बंदा अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसकी जर्नी अलग है, सबको अपने इंडिविजुअल स्टैंड्स पे इस जनरल सॉल्यूशन को अपनाना चाहिए। सर एक क्वेश्चन भी आ रहा है रिवीजन पर, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन एंड रिवीजन की स्ट्रैटेजी, कितना रिवाइज करना चाहिए। लोग कहते हैं कम पढ़ो, एक ही बुक को 5 बार रिवाइज करो, ये हर यूपीएससी टॉपर जनरली कहता ही है, लेकिन एक रिवीजन भी कैसे होना, इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना, क्योंकि रिवीजन भी बोरिंग हो जाता है एक पॉइंट पे। रिवीजन बनाना, रिवीजन और रिवीजन को इंटरेस्टिंग भी बनाना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, कितना करना चाहिए और इंटरेस्टिंगली कैसे करना चाहिए। प्रिपरेशन आई थिंक बोरिंग तो हो जाती है एट टाइम्स, ठीक है, इसमें कोई आई वोंट डिनाई एंड सेट माय सेल्फ कि नहीं नहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। एट टाइम्स इट डज गेट यू हैव टू स्लेप, आपको वो जो है ना घसीटना पड़ता है अपने आप को, ठीक है, वो करना पड़ेगा। बट रिवीजन के लिए मेरे हिसाब से बहुत अगेन ऑटोमेट कर दो। द मोर थिंग्स यू ऑटोमेट इन लाइफ, द सिंपलर यू मेक योर लाइफ टू बी। फॉर एग्जाम्पल आपका रिवीजन है, जैसे आज आप मान लो कोई सब्जेक्ट 4 घंटे पढ़ रहे हो, आप मान लीजिए पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी अभी 4 घंटे में खत्म नहीं होगी, कोई भी लक्ष्मण कितनी भी बार पढ़ रहा है 4 घंटे में नहीं खत्म होगी, 8 दिन 10 दिन जितने भी दिन लग जाए आपको। लेट्स से 10 डे आप पॉलिटी पढ़ोगे, आपने 4 घंटे का स्लॉट पॉलिटी के लिए निकाला हुआ है सॉरी। तो उन 4 घंटे में फर्स्ट आवर इज फॉर रिवाइजिंग जो आपने पिछले दिन पढ़ा, विदाउट फेल जो आपने पिछले दिन पढ़ा, अगर वो आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो कल वाला छोड़ते हुए चल रहे हो, ठीक है। तो जो आपने कल पढ़ा उसको आज 1 घंटा, लाइक 4 घंटे को रिवाइज करने में 1 आवर इज इनफ। तो अगर आप 4 घंटे 3 घंटे पढ़ा है, आपने 1 घंटा रिविजन 3 घंटा वो, यू हैव ऑटोमेटेड इट। द वेरी टाइम यू सिट विद द बुक, आप देखोगे पहले तो मुझे रिवाइज करना होता था, just sit and do and revise and then move forward. So you have very much automated it. Once you're done with the subject, don't just switch to the next subject. Simply stop. Once you're done with the subject, take extra 2-3 days out and make sure you remember. आप अपना पूरे 10 दिन में जो पढ़ा उसको एक बार वापस रिवाइज करो। You are already done with 3 readings. आपने एक पहली रीडिंग कर रही थी, आपने अगले दिन रिवाइज करो तो दूसरी रीडिंग हो जा रही है, और आपने सब्जेक्ट की बात को रिवाइज करें 3 रीडिंग्स हो जा रही है। 3 रीडिंग आपने 10-12 दिन में कर दिया। दैट इज हाउ योर रिवीजन साइकिल वर्क्स। अब ऑब्वियसली उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि पॉलिटी के बाद आपने हिस्ट्री उठाया फिर वापस पॉलिटी पे आ रहे हो, दैट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो उसको आप छोड़ सकते हो, उसको इस मैनर में छोड़ना कि नेक्स्ट टाइम में जब भी पढ़ने आऊंगा, लेट्स से आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ, हाउ विल आई रिवाइज दिस, हाउ विल आई मेक श्योर कि मेरे पास रिवीजन कैसे होगा। तो
3 महीने बाद आओगे, अगेन थोड़ा सा आपको वापस से करना ही पड़ेगा, बट अगेन उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहली बार कर रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी 3 बार पढ़ा हुआ है। करेक्ट सर। एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है, एक आपके आंसर राइटिंग में एक ऐड है कि माइंड मैप्स की क्या इंपॉर्टेंस है। माइंड मैप, निमोनिक्स, मिनोमिक्स जो भी कहते हैं उसको, ऐसे बहुत सारे फंडे बनते हैं, वो इम्पोर्टेंट है या बुक्स पे स्टिक करना चाहिए हमें? क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है इसके ऊपर? मैंने कभी माइंड मैप्स सच यूज नहीं किए, ठीक है, मतलब माइंड मैप जिसको बोलते हैं, ये एरो बना के इधर उधर बना रहा है, इवन जैसे निमोनिक्स वगैरह थे, जहां पे एक्सट्रीम रट्टा मारना पड़ता है। जियोलॉजी में देयर इज दिस पार्ट स्ट्रैटिग्राफी, उसमें बहुत ज्यादा रट्टा है, वहां पे निमोनिक्स थे मेरे, और वहां पे वो निमोनिक्स काम करते हैं, ठीक है, बट अगेन हर जगह वो काम भी नहीं करते। मुझे लगता है कि इसमें जो आपने जो इसमें जो आप निमोनिक्स आपको जो भी जैसा सूट करता है, आई डोंट थिंक देयर इज अ वेरी सिंगल आंसर टू दिस। और इसी पे ऐड करते हुए डेटा मैनेजमेंट पे भी लोग बात कर रहे हैं कि डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, लैपटॉप में करना है, प्रिंट आउट्स निकालने हैं, कोई फोल्डर बनाना है। इसका डेटा जितने सारे होते हैं हमारे मेंस में, कॉन्स्टिट्यूशन के जजमेंट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, उनको कैसे एक फोल्डर में मैनेज करके रखें? अगेन ये डिपेंड करता है, जैसे अगर मेरे पास अक्सर क्या होता था ना, पिछले 2-3 साल से हो रहा है कि मैं मेंस की साइकिल से निकला हूँ एंड तुरंत प्रीलिम्स आ गया, मतलब मेरे पास वो मौका नहीं था कि मैं साल भर बैठ के होता ना एक ही मैगजीन के थ्रू जाऊं। तो जनरली मैं क्या करता था कि अगर मैं मंथली पढ़ रहा हूँ या जो भी मतलब ईयरली कंपाइलेशन जो भी है, जिसको 365 जिसको बोलते हैं, इन दोनों से जो भी आप यूज कर रहे हो, इन्हीं को मैं अपना सोर्स ऑफ डेटा बनाता था। अब होता है क्या कि हम इतने डेटा याद करते हैं, यूज हम कॉमन सा डेटा करते हैं, जो शायद सबको पता होता है कि भारत की आबादी 130 करोड़ है, तो हम डेटा यही यूज करके आते हैं। बट अगेन डेटा आपको यूज करना है, आई यूज्ड इट वेरी एक्सटेंसिवली, मतलब आई एम गुड विद नंबर्स, और मेरे को नंबर्स बहुत ज्यादा याद रहते हैं। तो अगेन मेरा तरीका ये होता था कि मैं मान लीजिए कोई भी किताब पढ़ रहा हूँ, अगेन मैं नोट मेकिंग का जब अगर बात करूंगा आगे जाके, तो मैं नोट मेकिंग, मुझे यही लगता है कि जैसे मैं मैगजीन पढ़ रहा हूँ, तो मैं डेटा जितना भी है ना सबको एक मान लीजिए ग्रीन कलर के स्केच पेन से मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। मैं डेटा सिर्फ एक ही स्केच पेन से करूंगा, बाकी सबको डिफरेंट कलर से यूज करूंगा। सो व्हेनेवर आई एम सपोज टू रिवाइज दैट मैगजीन, आई विल जस्ट गो थ्रू दैट डार्क ग्रीन कलर का जो जिसे डेटा अंडरलाइन किया था ना, सिर्फ डेटा 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 पलटूंगा। तो दैट मैगजीन मैंने डेटा अलग नहीं किया, मैंने कुछ भी डिफरेंट नहीं किया, मैंने बस उसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया है, एंड आई विल जस्ट रीड दैट डार्क ग्रीन पार्ट, और मेरा डेटा विद इन 10 मिनट्स में एक मैगजीन से डेटा रिवाइज कर दूंगा। गिव मी 12 मैगजीन्स लाइक दैट एवरी मंथ, all it will take me is 2-3 hours to revise the entire data। और ऑब्वियसली क्योंकि डेटा ऐसी जो होती है जिसमें भूलने की टेंडेंसी होती है, तो मल्टीपल रिविजन लगेंगे, बट 3 घंटे से ऊपर लगने नहीं है, क्योंकि आपने आपने मैगजीन रिवाइज करने में ग्रीन ग्रीन पार्ट पढ़ना कितना टाइम लगेगा उसमें। और गवर्नमेंट वेबसाइट जैसे पीआईबी और भी गवर्नमेंट के आजकल ऑथेंटिक सोर्स आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, लोग कंफ्यूज हैं हमारे एस्पिरेंट्स की, उनको लगता है कि ये भी पढ़ना जरूरी है। क्या वो जरूरी है सच में गवर्नमेंट नहीं, वेबसाइट? बिल्कुल नहीं, मतलब मैं मेरा इसमें ये व्यू पॉइंट है कि हमको, देखिए आप सिंपल सी बात समझिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, कि आप एक अकेले इंडिविजुअल हैं, देयर इज अ लिमिट इन विच यू कैन वर्क। आपको जितना, एंड द कोर इज द बेसिक बुक्स, जो बेसिक बुक्स होती हैं, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, जो भी आपके जितनी बुक, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम हो गई, दीज आर वेरी कोर बेसिक बुक्स, एंड यू हैव टू स्टिक टू दिट, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, ठीक है। तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, तो आप उसमें पीआईबी और दुनिया भर की चीजें पढ़ोगे, अकेले आप नहीं कर सकते हो। दैट इज वाई यू लीव दिस थिंग। आप पढ़ना, आप अपना जो बेसिक पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो पढ़ो, जो वीडियो देखते हो देखो, दैट इज फाइन, एंड डू दिस कंसिस्टेंटली। बट जो नोट्स मेकिंग है, मुझे लगता है, जैसे मान लो मंथली मैगजीन हो गई, आई विल मंथली मैगजीन में, आप भी जानते हो कि कैसे वर्क करता है। देयर इज अ टीम ऑफ 15 पीपल, उसके ऊपर रिव्यूअर बैठता है, उसके ऊपर सुपर रिव्यूअर बैठता है, देन दैट इज हाउ 15 लोगों की टीम है, उसको छोटा करती है, वो 4 न्यूज़पेपर पढ़ रही है, वो इधर से ना जा रही है उसको, और वो लोग हैं जिनको पता है कि यूपीएससी चाहता क्या है। जब हम अर्ली प्रिपरेशन में होते हैं, तो हमको पता ही नहीं पूछा क्या जाना, तो हम क्या नोट करेंगे उसमें। तो जस्ट लीव दैट टू दैट टीम ना, जो पीआईबी से जो कर रहे हैं, जो पीआईबी निकाल के दे रहे हैं, जस्ट उन टीम पे भरोसा रखो ना। 15-20 लोग हैं, भारी एक्सपीरियंस लोग हैं, ट्रस्ट देम एंड लेट, और उतने में काम हो जाता है अपना। तो आई वुड कंफर्टेबली रिलाई ऑन मैगजीन्स, आई वुड कंफर्टेबली रिलाई ऑन दोस मटेरियल। मुझे इसमें, और अपना मैं, इससे मैं ये नहीं कि मैं अपना एफर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एफर्ट इंडिविजुअल लेवल पे डेली डाल रहा हूँ, बट आई वुड रिलाई ऑन देम फॉर द नोट्स। मैं अपना एफर्ट इंटरनलाइज करने में, चीजों को समझने में ज्यादा यूज करूंगा, एज कम्पेयर टू चीजें निट पिक करके अलग अलग निकाल के, या अलग अलग पिक करके अलग अलग मार्क करने की वजह। Right. I think I have taken most of the questions and I have tried to club them also. एक क्वेश्चन मेरा सिर्फ रह गया है लोगों का, एक ही मेजर क्वेश्चन रह गया है जो दो लोगों ने बोला है कि वी आर कमिंग फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड एंड दिल्ली आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वी आर थोड़ा कंफ्यूज है हम इस एस्पेक्ट को लेके
तो दिल्ली आना रेलेवेंट है कि ऑनलाइन सिविल दिल्ली जैसे प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन ही मेजरली वर्क किए, और ऐसे बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन भी आ रहा है, तो दोनों ऑप्शंस हैं लोगों के पास। लेकिन राइट। आपका क्या ओपिनियन है इस पे कि ये जो हम्बल बैकग्राउंड से हैं उनको दिल्ली आना चाहिए, ये एक्सपोजर आज लेना चाहिए, ये वाली जर्नी देखनी चाहिए, राजेंद्र नगर की गलियां देखनी चाहिए? मतलब इन गलियों में कुछ रखा नहीं है, मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि देखो, इट इज अगेन, देखो आप यहाँ पर आओगे, ठीक है, आपके ऊपर ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत बर्डन होगा, इट क्रिएट्स एन एडेड स्ट्रेस। तो मुझे लगता है क्योंकि आज की तारीख में सारी रिसोर्सेज आप तक अवेलेबल होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे को दिल्ली में रह के फायदा नहीं हुआ, बट क्योंकि अगर आप अपने ऊपर एक एडिशनल स्ट्रेस लेके आ रहे हो, इस चीज को हमेशा याद रखना। और आप वहां पे घर का खाना खा रहे हो, यहाँ पर आओ एक बार खाना खा के देखो, आप अगले दिन वापस हो गए, ठीक है, आप घर का खाना, घर का जो सुख चैन शांति होती है, वो वहां पे जो मिल रहा होता है वो यहाँ नहीं मिलता। तो हर एक के प्रोज एंड कॉन्स है। मेरे को दिल्ली में रह के जो जो कुछ कुछ फायदे हुए थे, बट अगेन आई वुड से कि घर पे रह के भी वो तैयारी हो सकती है, कंसिडरिंग कि आज की तारीख में एवरीथिंग इज रीचिंग आउट टू यू। आपके पास वीडियोस अवेलेबल हैं, न्यूज़पेपर्स अवेलेबल हैं घर पे, कितने भी बैकग्राउंड जगह से, किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आपके पास इंटरनेट है, द हिंदू आप रोज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज रीचिंग आउट टू यू, एज लॉन्ग एज आप घर पे अपने आप को, घर पे होता क्या है ना, घर पे बस एक ही चीज होती है कि आप अपने आप को घर वालों से आइसोलेट नहीं कर पाते। तो द मोमेंट होता है ना, घर पे बहुत सारी चीजें बनकर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती रहती है, तो एक वो अगर उस फैक्टर को आप कर सकते हो ना ओवरकम, तो आप घर पे रहो, घर पे खाना और घर की जो जो सुख चैन शांति होती है ना, वो दिल्ली में कभी नहीं मिलेगी। यहाँ पे जब मकान मालिक परेशान करेगा, यहाँ पे जब मेस का खाना वो फोन करेगा, भैया आया नहीं खाना, भैया गंदा खाना आया, टिफिन बेकार आया, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं दिल्ली में। करेक्ट सर। और हमारे पास एक क्वेश्चन है ऐसा जो दो श्योर चार सर। लोगों ने पूछा है, वो है प्रीलिम्स ट्रैप। मोस्ट, अगर मैं उसको ठीक शब्द दूं, तो एक प्रीलिम्स ट्रैप को लेकर लोग कंफ्यूज हैं कि प्रीलिम्स में अटक रहे हैं, तीन तीन चार चार प्रीलिम्स नहीं हो रहे हैं। और लोग लोग जो यूपीएससी की जनता नहीं है, जो नॉर्मल सोसाइटी है, उनको लगता है प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज है, उनको ये नहीं पता कि ये भी इक्वली डिफिकल्ट स्टेज है, उनको लगता सबसे है। डिफिकल्ट स्टेज है, विदाउट हाँ, डाउट सबसे डिफिकल्ट स्टेज है। करेक्ट। और लोगों को लगता है इन जनरल सोसाइटी में कि अरे इसका प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, अरे तो फर्स्ट स्टेज में निकल गया है, तो 4 साल से प्रीलिम्स नहीं निकाल रहा है। तो इस मेंटालिटी से हमारे एस्पिरेंट सोसाइटी में कैसे डील करें, क्योंकि बहुत समझाना मुश्किल हो जाता है कि फर्स्ट स्टेज हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, और उनको भी सेल्फ डाउट हो जाता है कि प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, तो अब तो मेंस भी है, आगे इंटरव्यू भी है, फिर 1 साल दो। ये प्रीलिम्स ट्रैप कैसे आप देखते हैं, उस प्रीलिम्स ट्रैप से कैसे निकले हमारे एस्पिरेंट्स? देखिए, जो सोसाइटी कहती है ना, तो वो वही वाली बात है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है, तो वो इट विल नेवर स्टॉप, कि अगर अभी भी मैं सर्विस में पहुंच गया तो अच्छा होम कैडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छा आईएएस बेटर नहीं है, अरे ये चीज कभी खत्म नहीं होगी, दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एनी टाइम। तो पहली बात, अपनी जिंदगी से ये लोग तो आप आराम से कट ऑफ कर सकते हैं। देयर इज, आप अपने पेरेंट्स को समझा सकते हो ये चीज, पेरेंट्स ऑब्वियसली आपको उनको समझाना पड़ता है, दैट इज यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम। तो पेरेंट्स को जरूर समझा दो कि सर पापा ऐसा है, मम्मी ऐसा है, कि प्रीलिम्स पे ये दिक्कतें होती हैं, प्रीलिम्स इज द मोस्ट टफेस्ट स्टेज ऑफ दिस कंपटीशन। प्रीलिम्स निकलते हैं रिलेटिवली, मेंस मैंने कहा मेंस आसान होता है, मेंस इज अगेन, मेंस में अपनी दिक्कतें आती हैं, बट प्रीलिम्स इज अ वेरी टफ स्टेज। रही बात कैसे निकलना है, देखिए अगेन मैं वही, प्रॉब्लम यही है ना कि इतने सारे सीरियस कैंडिडेट्स हैं, देयर आर 50,000 1 लाख सीरियस कैंडिडेट्स एंड देयर आर ओनली 10,000 सीट्स, ठीक है, मतलब यू नीड दैट, ऑब्वियसली मैं एक बार प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ, आई कैन गो ऑन विद द स्ट्रैटेजी, बट अगेन इवन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग देयर इज अ चांस कि हो सकता है आपका प्रीलिम्स क्लियर ना हो। अब ऐसे में देखिए, बोला ना, इसमें किस्मत आपको चाहिए, मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे 1.35 मार्क्स से मेरा फॉरेस्ट का प्रीलिम्स निकला था, ठीक है, तो आप प्रीलिम्स में अपना बेस्ट दे सकते हो, आई कैन डिस्कस द स्ट्रैटेजी, but you have to leave, मतलब you have to accept the fact that there are things that are beyond you and you have no control over it. Just give your best. I can discuss the strategy as much as you want. I can tell you what used to work for me and what works in the examination for sure. But again, there's a huge element of luck. There are things that are beyond you. So control the controllables and leave the uncontrollables. एब्सोल्युटली, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स एंड लीव द अनकंट्रोलेबल। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और यही चीज है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसी को हमें कंट्रोल करना चाहिए, जो हमारे हाथ में नहीं उसे क्या करेंगे कंट्रोल। बिल्कुल सर, आज का एक क्वेश्चन ये भी है कि जो करंट अफेयर्स है, लोग पूछ रहे हैं कि 1 साल का पढ़ें कि 2 साल का पढ़ें, या वही स्टैंडर्ड मतलब 9 महीने का पढ़ें जो मंथली आती है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, या 2 साल के लिए भी देखने लगे। ये इस पे आपका क्या ओपिनियन है? मेरे साथ ऐसा होता था ना कि मुझे लगता था, अगेन इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द एज। जैसे मेरे साथ क्या होता था कि मान लीजिए
मैंने अगर पिछले साल का पीटी 362 पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं इस साल वो फिर से उठा लूंगा, क्योंकि उसको रिवाइज करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आइडियली अगर आप आप नेक्स्ट ईयर मई में पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, इस साल 2021 जनवरी से 1.5 ईयर्स का तो करके जाना ही जाना, क्योंकि ये वो सब करके जाएंगे, ठीक है। देन इट डिपेंड्स, इसका फिर देखो कोई लिमिट नहीं है, हर एक का फिर अगेन जितना आप पीछे जाते जाओगे उतना उसका डिक्रीजिंग बेनिफिट होता है, ठीक है। अगर मेरे पास क्या होता है कि अक्सर पीछे का अटेम्प्ट दिया हुआ होता है, तो उसका क्योंकि वो ऑलरेडी मार्क्ड होता है, अंडरलाइंड होता है, उसको रिवाइज करना मेरे लिए आसान था, इसलिए मैं कर लेता था। बट अगेन यू हैव टू रिमेंबर, ये करने का जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, कि आप एक्स अमाउंट ऑफ एफर्ट डालोगे और उससे सिर्फ बहुत लेस अमाउंट ऑफ आपका एक्चुअल यूटिलिटी निकलेगी। तो अगर 1.5 ईयर्स करके जा रहे हो, मतलब 1.5 मतलब अगर नेक्स्ट ईयर मई में है, तो जनवरी 2021 से लेके अगेन देयर इज नो, आई वोंट से देयर इज, यू नो, एक आप लाइन बना दोगे यहां से नहीं आता। करंट अफेयर्स इज वे ओवररेटेड, बिकॉज हम हर वक्त आसपास सिर्फ करंट अफेयर्स के रिसोर्सेज देख रहे होते हैं। इट इज वेरी मच ओवररेटेड। जस्ट अगर आपकी बेसिक बुक्स क्लियर है और आपका बेसिक करंट अफेयर्स क्लियर है, यू विल मेक इट थ्रू। Absolutely. So we have taken most of the questions, or as I can promise you this, that Apur sir will come again to us. He will discuss timetable. He will give you a template, general template of timetable, how to manage things with that. और भी आपके जो सवाल होंगे अपूर सर नेक्स्ट डिस्कशन में श्योरली वो एड्रेस करेंगे। आज के लिए अभी हम इसको यहीं रोक देना चाहिए। एंड अपूर सर, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस, क्लियरिंग द My pleasure. Thank you so much for inviting me here. Yes, sir. And it was our honor to that you came. And thank you for guiding us. Thank you for guiding our aspirants. Hope you have a good day ahead. Yeah, thank you so much. And to all the aspirants, I will definitely be there for you. If you want to reach out to me, you can reach out to me at my Telegram channel, Apurv IFS, APOORV IFS. And you can always reach out to me there. And iske alawa bhi, I'll be available at Civils Daily. You can always reach out. I'm there for all of you. And don't worry. Hota na ki I am there. Yes, you can reach Apur sir through Civils Daily, of course. Sure. You can always do that. Okay. Yeah. Thank you all. Thank you. It's okay. You're welcome.